मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक नारा लगाऊंगा जो इन वादियों में गूंजता था, जिन नारों की वजह से आज ये इनकलाब बरपा हुआ है। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, इनकलाब है, इनकलाब है, इनकलाब। नहीं, ताकत नहीं है। अगर दिन दौड़ कर आए हो, सोच को बेहतर करके आए हो, पीछे वरना आने की जरूरत नहीं थी। ये मजलूमों का अखाड़ा है, जालिम पीछे बैठा है, अपनी आवाज की ताकत से उन्हें ललकार कर बोलेंगे कि हम में कितनी ताकत है। जोर से बोलना, बोलोगे? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगर आज इस मुकाम पे बैठकर फिर बोलना पड़े, फिर शर्मिंदा हूं अपनी सोच पे कि तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। अभी तो तुमने सिर्फ अपना वोट दिया है, अभी तो आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। अभी चुनाव आ रहा है, ईमानदार को खड़ा करना, वो आपको गारंटी से आपके बेहतर 5 साल देगा। एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब जोर से देना, इनकलाब, 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 इनकलाब। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये इतने खूबसूरत नज़ारे हैं और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है हमारे देश का कश्मीर। लेकिन इस वक्त कश्मीर के क्या हालात हैं और वहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं। विक्रांत यादव, हमने कश्मीर को कई अलग मामलों में सुना है, आतंकवादियों के लिए सुना हुआ है, लेकिन इस वक्त तो कुछ अलग ही कुछ चर्चा चल रही है। क्या है वो चर्चा? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है महराज मलिक, उनकी जो गिरफ्तारी की गई है पीएसए के तहत। पीएसए मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये बेहद ही खतरनाक कानून है, बहुत ही खतरनाक कानून, और इसे पहली बार किसी सिटिंग विधायक पर लगाया गया है। यानी आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक, वो उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया और उसके बाद से सूबे में बवाल मचा हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री तक इसका विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है। लोग सड़कों पर हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस मसले पर। पहले तो गिरफ्तार किया गलत, और जो कानून इस्तेमाल किया उनको गलत, उनको इस्तेमाल करने के लिए वो तो सरासर गलत। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून लोगों के चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना, ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह साबित होगा। अभी साल भी नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमहूरियत पे अपना एतबार जो है वो जताया। ऐसे कदम उठाने से मुझे डर इस बात का है कि अगली बार जब हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, नहीं आएंगे। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा वो आपने सुना, पर थोड़ा आप हमें उस सीट के बारे में बताइए कि वो सीट कौन सी है, कहां पर है, उससे पे कौन थे, उसमें क्या क्या है? देखिए, महराज मलिक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। पहली बार आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी और पहली बार में महराज मलिक ने एकदम आश्चर्यजनक रूप से वो सीट जीत ली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में डोडा सीट है, और डोडा सीट जो है वो एकदम बहुत ही, कहा जाता है कि कांग्रेस भी उस पर जीतती रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जीतती रही है, लेकिन 2014 जो आखिरी चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जीती थी। बीजेपी की वो सीट थी, सिटिंग विधायक थे। उसके बाद बीच में जब 370 आ गई, विधानसभा डिसोल्व हो गई, उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो महराज मलिक वहां पर आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। और आप सुनकर यकीन नहीं करेंगे कि महराज मलिक के पास पार्टी का बहुत बड़ा साधन संसाधन नहीं था, वो इतने लोकप्रिय थे वहां पर, जिस कारण उन्होंने अपने बूते पर इस चुनाव को खड़ा किया और महराज मलिक ने बड़ी जीत वहां से हासिल की। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और बीजेपी को इस बात की बहुत टीस थी कि महराज मलिक उधमपुर के जिले में जो उनकी सीट थी वहां से कैसे जीत गए। और महराज मलिक भी इस बात को लेकर और केंद्र सरकार और बीजेपी पर बहुत ज्यादा आक्रामक वो हमेशा रहते थे। तो ये क्या मामला है, इसको जरा समझाइए। वहां के जो डीसी है हरविंदर सिंह, उनके साथ महराज मलिक का काफी विवाद चल रहा था।
तो डीसी साहब को लेकर के जो लेटेस्ट जो चल रहा था अस्पताल को लेकर कहा जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से कि ये विवाद था और उसी को लेकर के डीसी के साथ उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि कई बार डीसी के लेकर के महराज मलिक बहुत ही गुस्से में, बहुत ही ऐसे शब्दों में जो एक विधायक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार प्रेशर में, जनता के प्रेशर में, लोगों के काम के लिए इस तरीके की उनकी आक्रामक छवि तो है ही। महराज मलिक बहुत आक्रामक नेता हैं और वो जिस तरीके से विधानसभा में भाषण देते थे, पूरे बीजेपी को एक तरह से कहा जाता है कि खड़ा रखते थे, ना वो सरकार को छोड़ रहे थे। जब आप समझिए कि जब उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके लोगों के काम नहीं कर रही, वो सरकार के साथ नहीं रहेंगे। निर्दलीय होने के बावजूद वो सरकार से अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने वहां की जो वर्तमान सरकार है यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार और जो असली सरकार है, क्योंकि एलजी का राज चल रहा है, एलजी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन अभी वो फुल स्टेट की पावर मिली नहीं है, तो असली सरकार एलजी की सरकार है, एलजी की सरकार है बीजेपी की सरकार। तो वो दोनों सरकारों को एकदम बहुत ही सख्त तरीके से दोनों पर निशाना साधते हैं। और हैदर साहब उनकी ये वाली विधानसभा स्पीच देखिए जो उन्होंने शुरुआती दौर में दी थी और किस तरीके के उनके तेवर थे, इस स्पीच को देखकर समझ आ जाएगा।
विक्रांत, मुझे याद आता है कि आपने इनसे दिल्ली चुनाव के तहत बात की थी, तो कैसा आपका पर्सनली एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? देखिए, महराज मलिक दिल्ली आए थे। दिल्ली की विधानसभा में जब इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ, महराज मलिक विधायक बन चुके थे, तो उसके बाद वो यहाँ पर दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया। कई सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। हमारी और उनकी मुलाकात, आप भी उस दिन मेरे साथ थे, हमारी और उनकी मुलाकात साकेत के पास एक बस स्टैंड पर हुई थी। और आप समझिए कि एक विधायक, जम्मू कश्मीर का विधायक, देश के ऊपरी कोने का, जो हमारे देश का ताज है, वहां का विधायक हमें सड़क पे घूमते हुए मिला था और वो बोला कि मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर जा रहा हूं भाई साहब। तो मैंने कहा यहीं पे बात कर लेते। बोला कि हाँ, सड़क पे कर लेते। बस स्टैंड पे खड़े होकर के, बस स्टैंड पे जो सीट लगी होती है वहीं पर बैठ करके हमने उनका इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू का अंश भी दिखाते हैं। लेकिन क्या उनका मैं कहूँ कि महराज मलिक में एक जो कहा जाता है ना कि कॉमन मैन लीडर, वो छवि उनमें उस समय दिखाई दी थी। और हमारे इस इंटरव्यू में भी उन्होंने केंद्र सरकार, बीजेपी, उसको एकदम आड़े हाथ लेते हुए कई तरह के आरोप लगाए थे और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में पढ़ाई लिखाई दवाई की जो राजनीति कर रहे हैं, उसको तबाह करने के लिए बीजेपी इस तरीके से उनको निशाना साध रही है। तो उनसे हमने जो बातचीत की थी उसका एक छोटा सा अंश भी दिखा देते हैं। धर्म को सड़कों पर नहीं बेचे। बहुत हो गया ये धर्म के नाम पे राजनीति, हिंदू मुसलमान, ऐसा नहीं है। आप मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हो? आप दंगे और फसादात के अलावा कोई काम धंधा ही नहीं है आपके पास। क्या करोगे? कटवाओगे, लोगों को मरवाओगे, देश तो बदहाली की ओर जाएगा। अभी अमेरिका के अंदर एक जगह एक हादसा हुआ, लॉस एंजलिस। अब वहाँ उनको मजबूरी हो गई है, उनको सऊदी अरब से पता नहीं किन किन मुल्कों से जो है पैसा इकट्ठा करके उसको फिर से बनाना पड़ रहा है। और अगर आप दंगे फसादात करवाओगे, इस मुल्क को तोड़ कर क्या हासिल करोगे? तो मुल्क बड़ा खूबसूरत है। जो पुराने लोग थे उन्होंने अपना योगदान दिया है। अब हमने इसको आगे बढ़ाना है और बढ़ाने की नीयत आपकी है नहीं। सत्ता को हासिल करने के लिए आप कुछ भी करोगे, लेकिन हम उन्हें कुछ भी नहीं करने देंगे। लोग जो है वोट की ताकत से उन्हें जवाब देंगे। लेकिन वो तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, ये तरीका है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। लोकतंत्र है, इस देश के अंदर जमहूरियत थी, लेकिन 70 साल 60 साल अगर आप देखेंगे इस देश के अलग अलग कोनों में असली मकसद पता नहीं था। वोट इसलिए दिया जाता था कि जिसका दबदबा होता था, गुंडागर्दी जो करता था, जो नाम निहाद होता था, बड़ा आदमी था, उसी को वोट देते थे। यार बड़ा आदमी है, दे दो इसको। लेकिन जो शराब दे दे या जो कपड़े दे दे, जो वक़्त पे उसे पैसा दे दे, वोट उसी को देते थे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने असली लोकतंत्र का मकसद समझाया है। जिस मकसद से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था और जिस मकसद से ये मुल्क बना था, उस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत थी उसका मकसद सिखाया है, मतलब सिखाया दिल्ली के लोगों ने। विक्रांत, लेकिन ये चीज़ समझाइए कि ये जो एक्ट लगा है ये बहुत ही खतरनाक है चीज़ों का। एक एमएलए को, जो जनप्रतिनिधि है, उस पर ये लगाने के पीछे सरकार ने कुछ सोच समझ के किया होगा। केंद्र सरकार भी कर रही है, इतने जलते में हाथ तो नहीं डाल सकती वो। देखिए, कुछ जर्नलिस्टों से वहां पर बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि अंदर खाने सरकार में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि इसे रिवोक किया जाना चाहिए। अब वो करे ना करे, वो सरकार का काम है, सरकार उस पर वो करेगी। लेकिन आप एक बात समझिए कि पीएसए कानून जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जो राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए, जनता में किसी तरह की कोई विद्वेष ना फैले, उन सब चीजों को रोका जा सके और शांति बनी रहे क्षेत्र में। तो एक जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि है, वो अगर पीएसए के तहत गिरफ्तार होगा तो आप समझिए कि पीएसए कानून कितना खतरनाक है, ये जनता को समझना चाहिए। पीएसए कानून में आप किसी को भी जिसको गिरफ्तार करते हैं उसको 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। और 2 साल तक जेल में रखने के लिए आपको कोई चार्जशीट, कोई ट्रायल, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप बिना ट्रायल 2 साल तक उस आदमी को जेल में रख सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक जनता का प्रतिनिधि अगर 2 साल तक जेल में रहेगा तो उस क्षेत्र का क्या होगा, उस क्षेत्र के काम का क्या होगा। और यही कारण है कि वहां पर चाहे उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो या महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या छोटे छोटे दल जो जिसमें कई राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के शामिल हैं, वो तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो सब खुलकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि ये सरकार अगर उसने इस हथियार का इस्तेमाल विधायकों के खिलाफ शुरू कर दिया तो फिर कोई भी विधायक, जो विपक्ष का विधायक है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी कारण वहां पर इस चीज को लेकर के इतना विरोध हो रहा है। और वहां पर जो जनता सड़कों पर उतरी है, आप यकीन नहीं करेंगे कि कल वहां पर 144 लगाई गई, ये कहा गया कि 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। उससे पहले तक हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। एक बार दिखाते हैं आपको क्या वहां का हाल था। जब हजारों लोग
लोग सड़क पर उतरकर अपने विधायक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। मैं गरीबों को खून चूसने नहीं दूंगा। मैं इनकी गर्दनों में जो तुमने गुलामियों के तराजे डाल रखे, जो तुमने इनको बिल्कुल मजलूम से बना रखा, हमारे किसी नौजवान के अंदर इतनी गैरत बाकी नहीं रही कि वो किसी विक्रांत, ये आपसे जुड़े हुए हैं ना अभी भी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो जम्मू कश्मीर के। तो पार्टी क्या कर रही है इनके लिए? देखिए, जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई महराज मलिक की पीएसए के तहत, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट तुरंत आया, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि संजय सिंह जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और वो वहां पर महराज मलिक के मामले में लोगों से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद संजय सिंह वहां पर निकल गए। कल संजय सिंह वहां पर पहुंच गए थे जम्मू में, और उधमपुर वो गए, उनके घर गए वहां पर। उसके बाद उनके पिताजी से भी मिले हैं वो, और अब वो कश्मीर पहुंच गए। कल जम्मू कश्मीर में उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और संजय सिंह ने इस मामले में बहुत ही क्या कहा जाए कि बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध जताया, और उनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से चुन चुनकर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अब आप समझिए कि कुछ उदाहरण भी देखिए, दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की रेड आई। अब ईडी ने उनके घर से क्या पाया, क्या मिला, क्या हुआ, कुछ अभी तक कोई जानकारी नहीं दी आधिकारिक रूप से। अगर आप किसी के घर में रेड मारते हैं तो जांच एजेंसी बताती है बड़े बड़े ज्वेलरी, सोना, नकदी वो सब रख करके कि ये सब बरामद हुआ। उनके घर से क्या मिला ये नहीं बरामद हुआ। इसके बाद इनका गुजरात में एक विधायक है, उनके ऊपर छापेमारी की गई, वो गिरफ्तार भी किए गए। उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत विरोध किया था। अब इनके यहाँ पर दिल्ली के कई विधायकों का तो क्या हाल था कि अरविंद केजरीवाल खुद जेल में रह के आए ईडी के मामले में। अब इनका जम्मू कश्मीर में एकमात्र विधायक है, उसे पीएसए के तहत अंदर कर दिया। अब आप ये समझिए कि पीएसए में इनके खिलाफ 800 पन्नों का डोजियर बनाया है, 800 पन्नों का। हाँ, जो इनको ये बताने के लिए कि पीएसए के तहत इनकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। अब एक डीसी के साथ, अब एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो काम करवाता है, डीसी जो होता है वो काम करता है। जो जनप्रतिनिधि और डीसी के बीच संबंध ऐसे होने चाहिए क्योंकि एक को काम बताना, एक को काम करवाना। और जनप्रतिनिधि पे दबाव अतिरिक्त इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार चुन के आना होता है। अगर वो जनता के काम नहीं करेगा तो उसे कौन चुनेगा, इसलिए वो ज्यादा प्रेशर से कोशिश करता है कि मैं अपने काम करवाऊं। लेकिन इस तरीके से पीएसए लगे। लेकिन संजय सिंह ने जो वहां पर बोला है वो एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब भी संकट आम आदमी पार्टी पे आते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, तो संजय सिंह को वहां आम आदमी पार्टी भेजती है। पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। ये पुलिंदा आप देखिए, ये केसेस का पुलिंदा है। देखिए आप, ये पुलिंदा है। ये महराज मलिक को भेंट में मिला है। अस्पताल मांगने के जुर्म में इतने मुकदमों का पुलिंदा उनको भेंट में मिला है। बहरहाल उसकी कानूनी लड़ाई क्या है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाया जा रहा है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल हर जगह विरोध प्रदर्शन किया है। आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको आप पढ़ेंगे, उसकी डिटेल हमारी लीगल टीम आपको बताएगी।
लेकिन आपको हंसी आएगी। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, ये आरोप है। फेसबुक से लाइव करते हैं, ये आरोप है। फेसबुक के 2 लाख फॉलोअर उनके लाइव करने से, उनके बयान देने से प्रभावित हो जाते हैं, ये आरोप है। ये आरोप है कि मजाक है? आप इसके कारण से पीएसए का लगा देंगे? विक्रांत, हम ये समझना चाहेंगे, फिर अभी कुछ टाइम पहले एक चर्चा चल रही थी कि अमित शाह एक कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें 30 दिन जेल में रहेंगे तो सरकार चली जाएगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पे तो बिना कानून आए इतने सारे कानून। देखिए, सरकारों के पास बहुत अधिकार है और ये पीएसए कानून किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक सिटिंग विधायक को पीएसए लगा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, जहां पर आप उन्हें आराम से 2 साल तक रख सकते हैं। और 2 साल किसी को जेल में रखने का मतलब समझ रहे हैं, उसकी पूरी राजनीति चौपट, उसके क्षेत्र का काम चौपट। तो ये इसीलिए ये जो 30 दिन वाला जो कानून आ रहा था, इसका इसीलिए राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे कि जब ये कानून आ जाएगा तो सत्ता पक्ष जो होगा वो विपक्ष के नेताओं को इसी तरीके से परेशान करेगा। और कई ऐसे कानून हैं, जैसे ईडी में बेल नहीं मिलती 30 दिन में, अब उसमें आप बहस करते रहिए कि कचहरी है आपके पास, जाके बेल ले लीजिए। ईडी में लेकिन बेल नहीं मिलती पीएमएलए कानून में, आप बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपने वो अपराध नहीं किया, और वो साबित करना बहुत मुश्किल है। आईपीसी में जांच एजेंसी को साबित करना पड़ता है कि सामने वाले ने अपराध किया है, इसमें सामने वाले को साबित करना है कि मैंने अपराध नहीं किया, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उस कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन पीएसए जैसे कानून, और किसी ने कभी सोचा नहीं था कि पीएसए में किसी सिटिंग विधायक को जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह के कानून का अगर इस तरह से दुरुपयोग होगा, क्योंकि राजनीतिक दल जितने भी वहां के हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, मुख्यमंत्री के भी घोर विरोधी रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को भी एकदम आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और उनके कई ऐसे विरोधी हैं जो कहते हैं कि हम जिस तरीके से महराज बोलते हैं, जिस तरीके से के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सहमत नहीं है। लेकिन पीएसए लगा देना एक विधायक पर, उसको लेकर के सबको बड़ी आपत्ति है। विक्रांत, अभी क्या है कि मतलब कि क्या आगे की स्थिति क्या है, क्या खबर आ रही है कि ये लगा रहेगा कि कुछ पे बात? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें ये चर्चा जरूर है कि ये विचार किया जा रहा है कि पीएसए को हटाने को लेकर के, और सरकार के पास शायद अधिकार होता है कि वो 12-15 दिन के अंदर अगर रिवोक करे तो उसके लिए रिवोक कर सकती है, और उसके बाद वरना कोर्ट का ऑप्शन तो है ही। इसी कारण अभी तक आम आदमी पार्टी के लोग कोर्ट नहीं गए हैं, वो कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं, तो वो चैलेंज करेंगे अगर कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन ये बात सही है कि विधायकों के खिलाफ अगर पीएसए जैसे कानून, अगर इस तरीके के एनएसए जैसे कानून तय होने लगे, लागू होने लगे, तो बहुत चिंताजनक है। और हैदर साहब, चलते चलते हम लोग क्यों इससे परेशानी हुई महराज मलिक से, ये दिखाने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए महराज मलिक के कुछ स्पीचेस दिखाते हैं जो उन्होंने सदन के भीतर दिए हैं। तो जिस कारण ये जो गुस्सा भड़का है ना बीजेपी और वहां के स्थानीय प्रशासन का, वो उन भाषणों से समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए कि क्यों इतने चर्चा में आ गए महराज मलिक और क्यों उन पर लग गया पीएसए, कैसे वो बोलते हैं, किस तरह की वो बात करते हैं और किसके खिलाफ बोलते हैं, सब सुनिए इन बातों पर। तालीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, 12,015 करोड़, उसके अलावा हेल्थ में हमने 8,913 करोड़ की बात की है। इस बजट से जिस तालीम को हम फरोग देना चाहते हैं, उस पढ़ाई से आज तक हम लोगों को फायदा नहीं हुआ। अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी में हमने काम कर लिया, अगर नौकरी नहीं मिली तो वो सिर्फ शेर व शायरी काम आती है, बाकी उस तालीम से हमें कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सिलेबस में तब्दीली लाई जाए, करिकुलम जो है सुधारा जाए। उसके अलावा अब टाइम कम है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं सर। हम चाहते हैं कि अपग्रेड स्कूल होने चाहिए, जो प्राइमरी है वो अभी तक प्राइमरी है, अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है। गांव अब शहर में तब्दील हो गए, आबादी बहुत बड़ी है सर, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। 200 रुपए लेने के लिए एक बच्चे ने कल प्रेमनगर में एक आदमी के ऊपर चाकू चला दिया। उस तालीम से हमें यह फायदा हो रहा है कि नशा आम हो चुका है। जम्मू के अंदर 200 रुपया पाने के लिए प्रेमनगर में एक आदमी ने दूसरे नौजवान को चाकू मार दिया सर। उस पढ़े लिखे तालीम याफ्ता के बारे में, जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पढ़े लिखे नौजवान के बारे में हमने क्या सोचा है, वो भी इस बजट में, इस ये जो
पैसा भेजा गया है या एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाया गया है उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उसके अलावा सर एनएचएम और एनआरएचएम डॉक्टर्स बैठने को तैयार नहीं है। जो पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर है वो बाहर जा रहा है, उसे गवर्नमेंट की सैलरी अच्छी नहीं लग रही है। हमारा जो वेल क्वालिफाइड है, जो वेल ट्रेंड है, बाहर से आया है और अपने क्लिनिक्स पे काम कर रहा है या बाकी जगहों पे धक्के खा रहा है। मैं चाहता हूं उन लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उठाया जाना चाहिए। जिस तरीके से एनएचएम और एनआरएचएम जब से ये स्कीम आई है, जब से ये लोग आए हैं, हमारे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी राहत हुई है। गुंदना के अंदर एक्सीडेंट हुआ, मैंने मैडम साहिबा को बोला, चिट्ठी लिखी, वहां पे एक्सीडेंट हुआ, रात 5 बजे का गालबन वाकया था, डॉक्टर वहां पे तैनात नहीं था। फिर जब हंगामा हुआ तो 15 लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई गई। जब डॉक्टर वहां पर बैठते नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करती है। जब लोग हंगामा करते हैं उनके खिलाफ तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, डॉक्टर के खिलाफ नहीं। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर वो वहां पर नहीं बैठेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। मैंने मैडम को ऑलरेडी चिट्ठी लिखी है। पीएचसी का 20,000 की आबादी है सर, गुंदना का इलाका है, 20,000 की आबादी है, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस नहीं है। उसके अलावा मैं बात खत्म करूंगा सर, सोशल वेलफेयर की बात है। इन्होंने बड़े किस्से सुनाए बुजुर्गों के लिए, इन्होंने स्कीमें लाई, लेकिन 3-4 साल से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ फार्म भरे जा रहे हैं, पेंशन नहीं आ रही है। और जो सर अपाहिज हैं, जिनके पैर कटे हैं, जिनके बाजू कटे हैं, उनको 2000 से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जी नहीं पाएंगे। उनके उसमें भी इजाफा होना चाहिए। बाकी सर मैं चाहूंगा कि बीजेपी को वक्त मिलता है, एनसी को वक्त मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, मुझे भी वक्त का ख्याल किया जाए ताकि मैं भी वक्त पे बात करूं और जो आपका सेशन होगा उस सेशन में अपना भी योगदान दे। हाँ, सीडीएफ का भी सर ख्याल रखा जाए। अभी हम इलाके में जाएंगे, आज हमसे प्लान ले लेंगे, हम 3 करोड़ का प्लान सर इनको बनाकर दे देंगे, है। तो अगर हम इलाके में किसी वारदात को देखते हैं, हमारे यहाँ घरों के घर जल गए, लेकिन ऑन स्पॉट हम अगर उनको रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो हम किसके एमएलए हैं, हम कौन लोग हैं। हम चाहते हैं कि वक्त पर हम वहां पर जाएं और जिन लोगों को जरूरत होगी हम अपने फंड में से वक्ती तौर उनकी जो है इमदाद कर पाएं। लेकिन जिस तरह से यहां पर हमारे इकोनॉमिकल लोग बैठे हैं, यहां पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं सर, और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें जो है वहां पर जो है फरोग दिया जाना चाहिए। और जो पॉलिसी मेकर है उनको भी बताना चाहूंगा कि 3 करोड़ जो अपनी मर्जी से आप मनमानी कर रहे हैं, क्या हाउस के अंदर धांधली हो। हम आपस में भिड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आप पॉलिसी कम बनाइए। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम जानते हैं हमने लोगों के लिए क्या करना है। चुनी हुई सरकार है, फैसला हम खुद करेंगे। और सैलरी तो बोला हम सब बंद सर, ये सैलरी के बारे में भी डिमांड है, एक रेजुलेशन है, जरूरी है। किसी ने कहा था कि ये लोग अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, नौजवानों ने कहा कि एमएलए अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को इस हाउस से बताना चाहूंगा, अगर सैलरी होगी तो ईमानदारी से काम होगा। मैंने मांग की है तो मैं चाहता हूं हमारी सैलरी होगी, जमीन पे हम लोगों से काम करवाएंगे और ब्यूरोक्रेट को भी काम कराने पे मजबूर करें। मैं चाहूंगा हाउस इसकी परमिशन दे। थैंक यू। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।